हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि लेके आ गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए साइंस का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सफेदा, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि व्हाइट लेड। यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट लेड। और वहीं ऑप्शन बी है सिंदूर यानी कि रेड लेड। सी है लिथार्ज। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफेदा व्हाइट लेड इसका क्या हो जाएगा, व्यापारिक नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका सूत्र थोड़ा लंबा चौड़ा होता है तो इसलिए पूछता नहीं है, तो उसको इसलिए बताया नहीं जा रहा है। हालांकि इसका यूज किस में होता है, तो पेंट के क्या रंजक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। रंजक के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वही बात करें, ऑप्शन नंबर बी है सिंदूर यानी कि रेड लेड यानी कि लाल सिंदूर, जो कि यहाँ पर वैज्ञानिक क्या कहता है, व्यापारिक नाम दिया हुआ है। अगर इसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए, रासायनिक सूत्र, तब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा PB3O4, पूछा जाता है। उसी तरह से ऑप्शन सी है हमारा लिथार्ज। क्या है, लिथार्ज। तो लिथार्ज तो व्यापारिक नाम दिया हुआ है। रासायनिक सूत्र अगर इसका पूछ लिया जाए तो रासायनिक सूत्र इसका होता है PbO। क्या होता है, PbO। उसी तरह से अगर आपसे गैलेना का पूछ लिया जाए रासायनिक सूत्र, तो जो जो इम्पोर्टेंट है, तो इसका होता है PbS। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में सफेदा वाला क्यों नहीं बताएं, ऐसे लिख ही लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा क्यों नहीं लिख पाए। उसका थोड़ा लंबा है तो पूछता नहीं है जल्दी। क्या होता है इसका सूत्र, तो 2PbCO3 इंटू PbOH2। तो ये होता है किसका, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम, जिसका ये सूत्र हो गया। इसलिए आपको ये नहीं बताया जा रहा था कि थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी है। ऑप्शन देख लीजिए, लिथियम, बी है बेरिलियम, सी है बोरोन, या फिर डी है एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब पूछिएगा परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब हो गया कि किसी परमाणु की नाभिक, किसी परमाणु की नाभिक और उसके उसके बाहरी, इस तरह से लिखिए, उसके सबसे बाहरी, क्या, तो उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी ही क्या है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, वहीं आप इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, तो आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से नोट डाउन करके, कि क्या कहता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह इंक्रीजिंग का आपको दे देते हैं, बढ़ता है।
और अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दाएं, तब जाने पर क्या होता है? तब जाने पर घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे की बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर हमारा क्या प्रश्न है? पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे टर्म है कि बहुत कम ही लोगों की जानकारी होती है। तो ये खोजकर्ता इनका पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे गार्नर और एलार्ड। क्या हो जाएंगे? गार्नर और एलार्ड। ठीक है। वही बात करें कि ये प्रदीप्तिकालिता का सेंस क्या होता है, तो इसका सेंस का मतलब ये हुआ कि प्रकाश, प्रकाश तथा अप्रदीप्ति। अप्रदीप्ति यानी कि अप्रदीप्ति का मतलब क्या हो गया? अंधेरा। ठीक है। की अवधि तथा अनुक्रम का क्रम, अनुक्रम के क्रम की पौधों पर जो अनुक्रिया होती है, क्या होती है? अनुक्रिया होती है, वही क्या है? प्रदीप्तिकालिता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और अब इसको भी पता है कई भागों में बांटा गया है। प्रदीप्तिकालिका को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हो गया अल्प परिदीप्ति, अल्प प्रदीप्ति काल पौधे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या आ जाता है। तो एग्जाम्पल में आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें चावल आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है। ये सब अल्प प्रदीप्ति काल पौधे के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ तो और क्या होता है दूसरा में आप ध्यान रख सकते, दीर्घ प्रदीप्ति काल पौधे। उसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो पालक हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और कौन से प्रकार होते हैं? तो अगर बात करें तीसरे नंबर पे, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको जान लीजिए। तो एक होते हैं प्रदीप्ति काल उदासीन पौधे, उदासीन पौधे। और ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलता है। तो एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, टमाटर हो गया, मटर हो गया, मक्का हो गया, ये सब प्रदीप्ति काल उदासीन होते हैं। ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर क्या प्रश्न हमारा आ चुका है? निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि क्या है, दृष्टि पटल पर या फिर परितारिका पर या फिर कॉर्निया पर, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वही बात करें और क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी में आप रख सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारी नेत्र गोलक के सबसे पीछे की परत क्या कहलाती है? पीछे की परत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रेटिना कहा जाता है। ठीक है। वही बात करें और रेटिना से संबंधित आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उसमें रेटिना में, किसमें? तो रेटिना में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? इस तरह से लिख लीजिएगा, फोटो रिसेप्टर कोशिका होती है। क्या होती है? फोटो रिसेप्टर कोशिका होती है रेटिना में। ठीक है। यानी और क्या इसमें जानकारी आपको पता होनी चाहिए जो आपसे पूछ सकता है?
हालांकि उसको लिखने की जरूरत है नहीं कि रेटिना का जो ये फोटो रिसेप्टर कोशिका है वो कम रोशनी में भी क्या करता है, मनुष्य को अच्छी तरह देखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। ये है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पूछा जा रहा है। मादा जनन तंत्र का तो भाग नहीं है, इसमें से कौन देख लेते हैं। गर्भाशय है, अंडाशय है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अब और क्या जानकारी देखिए, आप ध्यान रख सकते हैं जब बात आई है तो मादा जनन तंत्र की इस तरह से लिख लीजिएगा कि महिला प्रजनन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो आपको डिटेल में बताया भी जाएगा, लिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। महिला प्रजनन प्रणाली की अगर हम बात करें तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें फैलोपियन ट्यूब, कौन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब जो है अंडाशय से गर्भाशय तक क्या करता है, अंडे को ले जाने में मदद करता है, अंडे को ले जाने में मदद करता है। तो आप ये नोट डाउन करते हुए चलेंगे, हो सके आपसे ये पूछ दे। ठीक है, चूंकि अगर बात करें और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो आंतरिक यौन अंग कौन कौन सा है, तो ये गर्भाशय, ये भी आपसे पूछ सकता है। और कौन है, फैलोपियन ट्यूब, और क्या है, और अंडाशय है। ये सब आंतरिक यौन अंग के अंतर्गत आ जाते हैं, अंडाशय है। ठीक है, चलिए, और ये सब महिला प्रजनन प्रणाली के ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। आगे हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पराग कोश में होते हैं, यानी कि पराग कोश में क्या क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। परागकण होते हैं तो होते हैं, अंडाशय होते हैं, बाह्यदल होते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से अगर परागकण की बात आई है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे, यानी कि परागकण को क्या कहा जाता है, माइक्रो स्पोर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो स्पोर्स के नाम से जाना जाता है। तो हो सके आपसे ये प्रश्न ही पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो परागकण जो है, इसी में आप पॉइंट में नोट डाउन करिएगा कि जो परागकण की बात आ रही है तो परागकण जो होता है परिपक्व युग्मों को दिद होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैसा होता है, तो परिपक्व युग्मों को दिद होता है। ये बात हो गई। वहीं आपको ब्राह्यदल जो, अभी तो अंडाशय की हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, ऑप्शन सी था हमारा बाह्यदल। तो बाह्यदल पुंज जो होता है ये फूल का, इसका फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, विकासशील कली की ढकने के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं परागकोश की जब बात आई है, परागकोश का, तो परागकोश से ध्यान रख सकते हैं कि परागकोश जो है हल्के पीले से क्या होता है, लेकर गहरे लाल रंग के हो सकते हैं।
गहरे लाल रंग के पराकोश हो सकते हैं। तो ये पॉइंट साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना है। और एक फूल में ये ध्यान रखिएगा कि एक फूल में मतलब एक फूल के चारों ओर कम से कम चारों ओर से 5 से 6 परागकोश होते हैं। कितने? तो 5 से 6 परागकोश होते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या आ चुका है? वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पाया जाता है किस पर? पत्तियों पर। और ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करा चुके हैं, ठीक है। वही जो बात है, पत्तियों में भी ये क्या करता है? पत्तियों के रंध्रों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो पत्तियों पर रंध्रों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये सब आपको क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आप लोग खुद से भी रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 8वां नंबर प्रश्न। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सॉल्यूशन बाय पीजो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको बिल्कुल बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और एनसीईआरटी बुक से ही संबंधित सारे प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या बिहार स्पेशल, मंथली करंट अफेयर्स या फिर मैराथन या फिर मॉक टेस्ट या ट्रेंडिंग टॉपिक, हर जीके जीएस का निचोड़ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्स के साथ दिया जाता है, बिल्कुल पेड बैच के जैसा। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्रश्नों का लेवल जो है काफी आपको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि कैसी लगती है, और लाइक शेयर करते रहें। तो आप बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये जो होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर इसका राइट आंसर। इसको क्या कर लीजिएगा? अपवर्तन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वही बात करें अपवर्तन के परिणाम स्वरूप ही, इसके परिणाम स्वरूप ही ब्रह्मांडीय इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रह्मांडीय पिंड जो है ये क्या होता है? बड़ा दिखता है। क्या होता है? बड़ा दिखता है। और उसी तरह से और कई सारे चीज पूछे जाते हैं कि जल में पड़ा सिक्का, एग्जाम्पल के रूप में ही पूछे जाता है कि जल में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? पड़ा सिक्का उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? तो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। या फिर स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई क्यों देता है? तो अपवर्तन के कारण। या तारों का टिमटिमाना, तो ये सब किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक माध्यम से दूसरे में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना ही है, पूछा जाता है प्रश्न। आ जाएंगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है कि क्या पूछा गया है? दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? ठीक है, तो ये कैसा प्रभाव होगा उबाल बिंदु पर? तो ये दाब के बढ़ने पर किसी उबाल बिंदु जो है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं उबाल बिंदु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं? कि उबाल बिंदु
उबाल बिंदु या फिर क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो दाब के समानुपाती होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसके समानुपाती होता है? तो दाब के समानुपाती होता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें और आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि द्रव में अशुद्धियों के मिलाने पर, किसको मिलाने पर? तो अशुद्धियों के मिलाने पर क्वथनांक का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि क्वथनांक का मान जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। किसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग्स तैयार किए जा सकते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है कागज और किससे? जूट से। यानी कि बी और सी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर हम कागज की बात करें तो ये आपको पता भी होगा कि ये सेल्यूलोज निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? तो सेल्यूलोज से निर्मित होते हैं, जो कि प्रकृति में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक है। वहीं अगर और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, चूंकि बात आई है पर्यावरण से संबंधित, तो आपको ये तो पता ही होगा कि पर्यावरण क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन पे कुछ जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति में, किसमें? प्रकृति में हवा, जल, मृदा या फिर खनिज, जंतु और क्या कहता है? पादप के रूप में संग्रहित होते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस किस रूप में प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इनका उपयोग और उनके जो इनसे अपशिष्ट उत्पादन होते हैं उनको रोकने के लिए 3R पद्धति का उपयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति? तो 3R पद्धति, जिसमें 3R में क्या क्या आ जाता है? रिड्यूस आ जाता है, रिसाइकिल आ जाता है और क्या आ जाता है? रिक्यूज आ जाता है। तो ये टर्म भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट संग्रहित पूछा जा रहा है। तो जब पौधों की बात होगी तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही रहता कि जंतु में तो ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजोन, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था। वहीं अगर ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? सबसे सरल शर्करा होता है। क्या होता है? सबसे सरल शर्करा होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं इसी में अगर बात आई है तो गन्ना शर्करा भी ध्यान आ रहा होगा। गन्ना शर्करा जिसको क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुक्रोज कहा जाता है। और जब बात आती है सुक्रोज की तो ये आपको पता होगा कि ये ग्लूकोज और क्या कहता है? फ्रक्टोज का बना होता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बात करेंगे कि आगे क्या है। प्रश्न हमारा आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें से हमको देखना है कि कौन सी किसकी बड़ी है। तो इसमें जो हो जाएगा आयोडीन, इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। वही बात करें
परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न आपको हम पहले के सेशन में भी करवा चुके हैं, तो नोट डाउन आप ये कर सकते हैं कि जो ये परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये भी हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो परमाणु की त्रिज्या जो है क्या कहता है, पिको मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पिको मीटर में मापा जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इसको इसीलिए मतलब इसके जो मापक है इसको पीएम से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो पीएम से सूचित किया जाता है। वही बात करें कि एक पिकोमीटर का मान कितना होता है, तो एक पिकोमीटर का मान जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर ले आयोडीन, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ, अगर इसका परमाणु त्रिज्या आपसे पूछ ले कि कितना होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा 198 पीएम, ठीक। और ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका 60 पीएम। और क्या अगर आपसे क्लोरीन का पूछ ले तो 175 पीएम। इसीलिए हमसे सबसे बड़ी पूछा गया था, तो देखिए बड़ी कौन हो गया? आयोडीन, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आगे क्या है। आगे है C6H6 निम्न में से किसके समजातीय श्रेणी से क्या है? संबंधित है। ये आपसे पूछा जा रहा है और ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। 6वां नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है, C6H6 किसके समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या है। साइक्लोएल्केन, एल्काइन, या फिर एल्कीन, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइक्लोएल्केन, ठीक है, जो कि समजातीय श्रेणी से क्या है? संबंधित है। वहीं साइक्लोएल्केन की जो ये बात आई है, तो आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका अगर आपसे सामान्य सूत्र पूछ लिया जाए, सामान्य सूत्र, तो CnH2n है। क्या है? CnH2n, ठीक है। वहीं अगर आपसे इसका क्या पूछ लिया जाए कि प्रथम सदस्य कौन होता है, तो नाम ध्यान रखिएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। वहीं अगर आपसे इसका दूसरा सदस्य पूछ लिया जाए, तो पूछा भी जाता है, तो ये हो जाएगा क्या? साइक्लोब्यूटेन एक हो गया, ठीक है। समजातीय श्रेणी की जब बात आई है, तो आप यहाँ ये ध्यान रख सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच नोट डाउन आप लोग जरूर करते चलिए, CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक प्रश्न है जो आपको एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है, यानी पहले इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये प्रश्न बीपीएससी के पीटी में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। वहीं अगर और इसमें जानकारी की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे यह समय के साथ सांद्रता को क्या करेगा? ग्रहण करता है,
इसके भार में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। हो सके ये सेंटेंस की जगह आपसे ये सेंटेंस पूछ लिया जाए, ठीक है। वहीं लोहा का अगर मुख्य अयस्क पूछ ले तो लोहा का मुख्य अयस्क तब क्या होगा, हेमेटाइट याद रखिएगा, और साथ ही साथ मैग्नेटाइट। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट इसके प्रमुख अयस्क के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर इसका आपसे परमाणु संख्या पूछ दे तो परमाणु संख्या होती है कितनी, तो 26, और ये 8वें वर्ग, कैवें वर्ग, तो 8वें वर्ग और चौथे आवर्त का क्या है, तत्व है। तो हर चीज आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो आप इसको, मेहनत को आप लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या आ गया है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं। ये साइंस में आपको सारे शामिल किए गए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्लेटिनियम, लोहा या फिर सोडियम। तो श्वेत धातु जो कहा जाता है यानी कि व्हाइट मेटल, ये प्लेटिनियम को कहा जाता है। किसको, तो प्लेटिनियम को। अगर आपसे प्लेटिनियम का क्या पूछते, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अभी हम लोग लोहा का परमाणु संख्या जाने की 26 होता है। अगर इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो 78 होता है। क्या होता है, 78। वही रासायनिक चिन्ह की अगर बात कर ले तो रासायनिक चिन्ह होता है इसको पीटी। पीटी से प्लेटिनियम को सूचित किया जाता है। और ये जो है 10वें वर्ग एवं 6ठे आवर्त का तत्व है। ये काफी पूछा जाता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि किस आवर्त का तत्व है और कैमें वर्ग का तत्व है, ठीक है। और क्या जानकारी आपको होना चाहिए, प्लेटिनियम का अगर हम उपयोग की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में क्या होता है उपयोग इसका, उपकरणों या फिर मिश्र धातुओं एवं क्या कहता है उसको, आभूषण में। किसमें, आभूषण। इस तरह से आभूषण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता भी होगा, प्लेटिनियम का नाम जानते होंगे। आगे की अगर हम बात करें, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, तो ये हो जाएगा लाल रंग दिखाई जो देता है स्ट्रांसियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब स्ट्रांसियम का भी अगर आपसे परमाणु संख्या पूछ दे तो ध्यान रखिएगा 38। क्या हो जाएगा, 38। देखिए एक ही कितने सारे का परमाणु संख्या भी हम लोग जान लिए। वही बात करें इसका आपसे आविष्कारक पूछ ले तो आविष्कारक, तो नाम ध्यान रखिएगा क्रुक्सिंक। क्या हो जाएगा, क्रुक्सिंक। ऐसा नाम है कि आपको बिना लिखे याद नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप नोट्स तैयार करिए खुद का, ठीक है। वहीं अगर बात करें पटाखों में हरा रंग देने के लिए, ये तो हो गया लाल रंग। अगर पटाखों में हरा रंग देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तब ध्यान रखिएगा बेरियम क्लोराइड का। किसका, बेरियम क्लोराइड रसायन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वहीं अगर पटाखों में, ये तो लाल रंग था ना, अगर पटाखों में आपसे पूछ ले कि लाल रोशनी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सीजियम नाइट्रेट का। इसका सीजियम नाइट्रेट का, ठीक है। और पीली रोशनी के लिए, पीली रोशनी के लिए
तो इसमें भी सोडियम, इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ सीजियम नाइट्रेट हो गया लाल रोशनी में, और पीली रोशनी में हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे का प्रश्न क्या आ चुका है कि सोडियम धातु के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से, सोडियम को Na से सूचित करते हैं तो 2Na प्लस 2H2O, यानी कि देखिए सोडियम धातु के साथ किसको, इधर हो गया सोडियम धातु, और क्या कहता है ये हो गया जल, और इसको अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रो, इस तरह से 2NaOH और H2, यानी कि हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है, और क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH। तो इसलिए आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपसे उपयोग पूछ ले तो उपयोग क्या होता है, कठोर साबुन बनाने में, कठोर साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है, क्षार धातु है। कैसा धातु है, तो क्षार धातु है, जल में त्वरित जल उठता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे जो कि होगा 18वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CS। CS मतलब सूचित किसको किया जाता है, तो सीजियम को, किसको, सीजियम को। और अभी हम लोग जाने थे कि सीजियम नाइट्रेट से क्या होता है, पटाखों में लाल रोशनी, ठीक है। तो CS से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तब ध्यान रखिएगा फ्लोरीन, जिसको F से सूचित किया जाता है। और अगर बात करें, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है, तब कौन सा होता है, पोटेशियम, जिसको K से सूचित किया जाता है, यानी इसका संकेत होता है। और ये सब यकीन माने क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में, आगे आपको शिक्षक भर्ती में मिल सकता है। तो सबसे अक्रियाशील लिखिएगा, अक्रियाशील धातु, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सोना। आपका बाबू सोना वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात हो रहा है, जिसको AU से संकेत दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि कैसा सेशन लगता है। बाकी तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए NCERT से संबंधित ही सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं, आप चाहें तो जाके मिला सकते हैं। और प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे क्लासेस, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, मंथली करेंट अफेयर्स हो, या फिर मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट से लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक तक आपको सारे डिटेल्स के साथ ही कराए जाते हैं। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बाकी हर विषय जीके जीएस का आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। 19 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर ये ध्यान रखें 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बस आप इसमें इतना ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पहले भी शायद डिस्कस करा चुके हैं। 20 नंबर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से जो दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो जब बात आई है ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, तो इसको बनाने में जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो क्लोरीन गैस का, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। वहीं ब्लीचिंग पाउडर की जब बात आ रही है तो ध्यान रखिएगा यह क्या होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, वहीं बात करें तो ये जल में इसका ये सब क्या है, भौतिक गुण है, अल्प विलय होता है। सेंटेंस के रूप में गुण दे देगा और आपको पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए। वही बात करें इसमें जो है क्लोरीन की गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो क्लोरीन की गंध पाई जाती है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं जो कि है आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? यहाँ आपसे क्वथनांक आ गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2S। ठीक है, वहीं अगर इसमें कुछ जानकारी की हम लोग बात करें तो क्या ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरह से कि जल के अणुओं के बीच, जल के अणुओं के बीच अंतर आणविक, कौन आणविक? तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के प्रबल होने के कारण क्या होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि यहाँ पर हमसे सबसे कम किसका है ये पूछा गया था। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की गई है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।